G. So we continue our discussion on the existence and the uniqueness. Let me open the chat. जी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली हाँ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लिप्सिस कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन की, उससे पहले हमने थ्री वो उसके पार्ट्स वेल पोज्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़े थे, स्टेबिलिटी, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर जस्ट फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूस होगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, exist and unique. So we have the lemma about the existence and uniqueness of the initial value problem, and let g is equal to tx such that t minus t0 is less or equal to a, and absolute value of x minus x0 is less or equal to b. So it's mean कि ये हमारे पास domain है, g is the domain. Suppose that f is continuous function and ellipsis in x on G, then initial value problem this has unique solution which exists for t minus t0 absolute value less or equal to gamma, where gamma is equal to minimum of a comma b over m. This gamma is the minimum of this fact. It may be a or b, with m is equal to maximum of t of x belongs to this domain. यानी कि इसकी जो f है वो बाउंडेड है सिंपली, इन अदर वर्ड्स f इज बाउंडेड ऑन द डोमेन। और डोमेन को हम बाय ग्राफिकली यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि this is t axis and this is x axis here, and x belongs to Rn, and here we can see this is t minus t0. T minus t0 is absolute value t minus t0 is less or equal to a. It means that t is equal to a plus t0 and minus a plus t0. So here it is t0 and t0 plus a, t0 minus a, and absolute value of x0, x minus x0 is less or equal to b. So here x minus x0 minus b and x0 plus b. So this is the rectangular domain. This is the rectangular domain, and t0 here, and then x0. So it means that t0 x0 is here. तो solution ये है कि इसी पॉइंट से पास करना चाहिए ना इनिशियल कंडीशंस। तो ये जो उसी डोमेन में रहे, तो इट्स मीन कि ये जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है और इट मे बी हियर इन द डोमेन t0 x0 से पास करता है। तो अब हमें ये शो करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस हमने प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द प्रूफ। वी फर्स्ट प्रूफ द यूनिकनेस। सबसे पहले यूनिकनेस को प्रूव करेंगे। यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि दो सॉल्यूशन। अगर हमने यूनिकनेस प्रूव करनी, हमने प्रूव ये करना है कि सॉल्यूशन इज यूनिक ओनली। So if we assume two solutions which are different, तो end पे हम वो दोनों solution same है, then the result is true. जी ताहिर महमूद प्लीज। जी ताहिर महमूद आपने हैंड रेज किया, तो सो यू आस्क क्वेश्चन प्लीज। सर ये जो ऊपर आपने ग्राफ डिस्कस किया है ये हमें गिवन होगा कि हमें खुद से बनाना है? आप खुद समझाने के लिए ये जी ताहिर महमूद आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैंने ये जो ऊपर आपने ग्राफ डिस्कस किया ना इसके बारे में पूछना है कि गिवन होगा कि हम खुद बनाएंगे। यस ये ग्राफ, जी जी बिल्कुल बोले आगे। सर ये मैंने पूछना है कि ये ग्राफ हमें गिवन होगा कि हमने खुद बनाना है? ये ग्राफ गिवन, देखिए ये जो डोमेन है ना इसी को हमने ड्रा किया। इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग कि ये जो जी है हमने इसको ड्रा किया टी एक्स प्लेन में। टी इज फ्रॉम रियल नंबर्स एंड एक्स फ्रॉम आर एन। तो ये टी जो है ना वो सम सेट जी है लेट्स से। तो
हमने टी और टी एक्स प्लेन ड्रा करके, तो ये हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। अगर ना भी गिवन हो तो आप इजीली यू कैन ड्रा बाय दिस सेट। अगर ये सेट गिवन है तो आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं इजीली। अगर ना भी ड्रा करें, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ड्रा किया और आपको ये डोमेन ड्रा करके दिखाई। अदरवाइज इफ यू डोंट ड्रा, नो प्रॉब्लम, ये कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने वैसे आपको विजुलाइज करवाने के लिए, डोमेन को विजुलाइज करवाने के लिए ग्राफ जो डोमेन है ना, ग्राफ जो है वो ड्रा किया है टू विजुलाइज द सेट जी। अदरवाइज नो नीड। एक्सक्यूज मी सर। दोबारा सर एक्सप्लेन कर दें दोबारा। सर ये नोट्स आपने हमें भेजे हुए हैं कि नहीं? जी मैं अभी सेंड कर देता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो मैं नोट सेंड कर देता हूँ। ओके सर। I have drawn this set G. T minus T0 is less or equal to. It means that अगर इसको हम expand करते हैं मॉडुलस वैल्यू को, तो ये क्या होगा? T minus T0 is equal to plus minus है, ऐसी है। तो इसी को हम अगर expand करें तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी? T की वैल्यू आएगी A plus T0, ठीक है, T0 plus A कह सकते हैं, और T0 minus A यहाँ से। उसके बाद x माइनस x0 लेस और इक्वल टू b। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। ये तो फिक्स नंबर है ना, वेरिएशन तो x पे है, x t0 फिक्स नंबर है। सो x की वैल्यू कौन सी है यहाँ से, इस यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, x की इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, और यहाँ से हमें t की इनिशियल और फाइनल वैल्यू मिलेगी। ये जो हम थ्योरम्स पढ़े हैं सर, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर हम t और x ले रहे हैं, तो सर ये x और y भी ले सकते हैं सर, क्योंकि हम शुरू से y को डिपेंडेंट और x को वो जिसके लिहाज से डेरिवेटिव गिवन होगा, हम वो फंक्शन जो है वो y फॉर एग्जांपल ले लेते हैं या x ले लेते हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन मैं यहाँ पर थ्योरम को समझना सर ज्यादा आसान होगा सर इसमें। लेकिन ये इसलिए बच्चे बात सुने, ये इसलिए मैंने इसको ड्रा किया कि अगर मैं x जो है वो Rn में ले रहा हूँ, तो t जस्ट टाइम है, यानी कि t जस्ट r सेट से ले रहे हैं या g सेट से ले रहे हैं, तो जो x है वो Rn से ले रहे हैं। वो फिर कंफ्यूजन होती है बाज़ औक़ात के y कहाँ से है और x, यानी कि वो ये दोनों टोटली तौर पर डिफरेंट वेरिएबल इसलिए लिए है कि x जो है वो Rn वेक्टर है, Rn का वेक्टर है, और t जो है वो सिंपल r का। सर ये काइंडली रिपीट कीजिएगा सर, आपने क्या कहा है अभी? सर t जो है वो t g का है। Okay, t, here is t, and okay, let me again. What is t minus t0? Absolute value is less or equal to a. So first of all, I can write here t minus t0 less or equal to a and greater or equal to minus a. I can write by definition of this absolute value. So here t0 go on the right side, t0 go on the right side, so t0 minus a and t0 plus a. Same. Similarly, I can extend this one, x is less or equal to b plus x0 and x0 minus b. Yes, just I know the definition of the what is this? X mod is less or equal to 1. What is this? So it means that all the values of the x between 1 and minus 1. So if I expand this one, I can write here like this one, x is less or equal to 1 and greater or equal to minus 1. इसका यही सोल्यूशन होगा ना, x mod less or equal to 1 का मतलब ये है कि x की वो सारी वैल्यू जो -1 और 1 के दरमियान है। So मैंने उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसी को एक्सपेंड किया और इसको एक्सपेंड किया, तो हमने x की वैल्यूज हमें मिल गई और t की वैल्यूज मिल गई, तो हमें डोमेन जो है ना उसको ड्रा कर सिंपल।
सर डोमेन हमारी जो है वो CGRN है सर। C जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्शन को, कंटिन्यूअस फंक्शन को। कंटिन्यूस फंक्शन को। Yes, f belong to C, G, Rn. It means that f is a continuous function from G to Rn. कंटिन्यूस, F is continuous function from G to Rn. ठीक है सर, थैंक यू। Okay. Now next, let me go down. So first of all, what we are going to prove? First of all, we are going to prove the uniqueness of the solutions, and we assume that there are two solutions. Okay. Assume initial value problem has two solutions, that is x1 of t and x2 of t. By the basic lemma, we know that कि अगर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रूव करने जा रहे हैं, तो अगर हम ये शो कर दें कि वो उसकी इक्विवेलेंट जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिलती है, अगर उसका सॉल्यूशन, तो इट मीन कि वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये मैंने आपको बेसिक लेमा लास्ट लेक्चर में करवाया था, लेट मी ओपन दिस वन, ये हमने एंड पे किया था, आई थिंक हियर और नॉट, मे बी हियर, this is basic lemma. This is lemma 1. Assume f is continuous function, then the x of t is the solution of the initial value problem, if and only if x of t is the solution of the integral equation. इस लेमा को हमने यूज किया। इसका मतलब ये अगर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन दैट अगर हम वो सॉल्यूशन प्रूव कर दें कि वो इंटीग्रल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, देन इट इज ट्रू फॉर आल्सो ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो हम उसी को अप्लाई करते हैं। We first prove the uniqueness. Assume initial value problem has two solution x1 and x2t. By basic lemma, ये दोनों solution जो है वो integral equations को भी satisfy करेंगे। So x I of t is equal to x0 plus t0 to t f of s x I of s ds I from 1 to 2. And I can subtract these two solutions. इंडेक्स आई जो यूज कर रहे हो 1 और 2 के लिए, बिकॉज x1 और x2 के लिए है, तो अगर हम दोनों सॉल्यूशंस को इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, x1 के लिए भी ट्रू है और x2 के लिए भी, तो x1 माइनस x2 ऑफ t इज इक्वल टू x0 t0 टू t f of s x1 माइनस x0 माइनस t0 टू t f of s x2 of s for t is greater or equal to t0. तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये x0 कैंसिल हो जाएंगे। अगेन हमने ये मॉडुलस वैल्यू इसके ऊपर जब अप्लाई की है, तो ये इंटीग्रल के अंदर जाएगा, तो ये लेसर इक्वल होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी, सो आई कैन राइट इट दिस वन हियर लाइक दिस। अब हम लिप्सिस कंटिन्यूटी यूज करते हैं, बिकॉज इट इज गिवन दैट f इज लिप्सिस कंटिन्यूस। इट इज गिवन if f is Lipschitz continuous, then I can write f of s x1 minus f of s x2 d of s. What is the Lipschitz continuous function? Let me go back. This is the Lipschitz continuous. So ft of x1 minus ft of x2, absolute value less or equal to k times x1 minus x2. Similarly, here, if we apply the Lipschitz continuity, then this thing is less or equal to, again less or equal to t0 to t k times x1 of s minus x2 of s, and where k is the Lipschitz constant. सर इसमें k x1 of t वाली साइड पे नहीं था ना चाहिए जी? इसमें t k जो है वो x1 of t वाली साइड पे नहीं था ना चाहिए। x1 of t की साइड पे की समझ नहीं है। हाँ जी, ये Lipschitz continuity की डेफिनेशन यूज की है। दिस इज द by the Lipschitz continuous function. f सर Lipschitz उसकी डेफिनेशन में तो लेफ्ट साइड पे फंक्शन होता है ना, राइट साइड पे उसकी इनपुट वैल्यू के साथ k आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही था जितनी मुझे समझ आई है। let me go back and see here. What is this? Can you please see this one? सर मुझे तो अभी वही पेज नजर आ रहा है जिसका आज लेक्चर हो रहा है। ये मुझे बताएं, ये बच्चे आपको तस्वीर नजर आ रही है ये वाली? नो सर।
सर कोई भी नहीं आ रही, जो लेक्चर हो रहा है ना जो आप समझा रहे थे। Okay, let me go back. Please, let me go back and I will this thing. Can you see please? No, right now. आप यस मुझे सर। बताएं, what is this? सर यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे तो फंक्शन का मॉड है ना, फंक्शन का डिफरेंस लिया हुआ है। हाँ जी, f of t of x1 minus f of t of x2 is less than आया हुआ है, तो वहां पे तो जो x1 और x2 है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, फंक्शन राइट साइड पे आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखें उस चीज को, मैंने जो लिखी है, आई थिंक यू नीड टू स्टडी इट केयरफुली। ये चीजें ध्यान से पढ़ें इन चीजों को कि मैंने लिखा क्या है। आई डोंट नो व्हाई आप बिल्कुल इलॉजिकल सेंस में जा रहे हैं कि मैंने लिखा जो है क्या यही नहीं लिखा। ठीक लिखा हुआ है सर। सर वो फंक्शन की वैल्यूज है और इधर पॉइंट्स हैं, उनको माइनस करके के उसके साथ आ रहा है सर। ठीक है, वो फंक्शन के प्लीज पॉइंट चेक इट केयरफुली। सर मुझे समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा मुझे बता दें। मैंने जस्ट डेफिनेशन अप्लाई की है लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, तो आप खुद से देखें जरा काइंडली क्या ये ठीक अप्लाई की गई है कि नहीं। This thing must be greater or equal to this one by the definition of the Lipschitz continuous function. So, ओके सर। f modulus सर आ गई ये समझ। value of this thing must be less or equal जी to बिल्कुल k ठीक है सर। So here go down if we apply the Lipschitz continuous where k is the Lipschitz constant, and let if we let this thing x1 of t what we have proved? We have proved that x1 of t minus x2 of t absolute value less or equal to integral from t0 to t k times k x1 of s minus k x2 of s ds. So it means that अगर हम let कर लेते हैं u of t is equal to x1 of t minus x2 of t, then by substitution this u of t is equal to x1 of t minus x2 of t, then u of t is greater or equal to this. प्लीज इकरा अमजद प्लीज अपने आप को म्यूट करें काइंड। इकरा अमजद प्लीज अपने आप को म्यूट करें। Let u of t is equal to x1 of t minus x2 of t. So what will be this thing? This is u of t. This is u of t and less or equal to t0 to t k u of s ds. हम ये जो ऊपर वाली हमने जो फाइंड आउट की है ये इनइक्वालिटी, उसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और हम इसको लिख सकते हैं u of t is less or equal to t0 to t k u of s ds, and u of t is greater or equal to 0. This is absolute value, so it must be greater or equal to 0. तो अब हमने अब हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ गई है for t is greater or equal to t0. तो मैंने आपको एक दी थी एक्सरसाइज, वो जो प्रोपोजिशन थी आई थिंक मे बी लेट मी गो बैक टू दैट वन हियर, यस this one. Assume h is continuous function positive. So for some t0 u of t is greater or equal to 0 is continuous solution of this integral inequality, then u of t is identical 0. अब हम ये वाली अप्लाई कर रहे हैं, we are just going to apply this one. h is positive, okay, तो k भी हमारा पॉजिटिव है, u of x t is greater or equal to 0, वो भी हमारा greater or equal to 0. तो हम ये वाली corollary यूज करके तो u of t को आइडेंटिकली 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सर ये एक्सरसाइज हमसे हल नहीं हुई। So then by using that corollary, Gronwell inequality, u of t is identical 0 for t is greater or equal to t0. So we have proved that the solutions, both solutions जो हमने assume किए थे कि वो दोनों different हैं, वो दोनों same निकल आए। अगर u of t identical 0 है तो इसका मतलब ये है कि x1 of t minus x2 of t absolute value 0 है, तो it means x1 of t is equal to x2 of t. ये दोनों same आ गए, तो it means the solution is unique.
सर ये हमारा लास्ट से जरा रिपीट कर दें सर, ये यहाँ से समझ नहीं आई सर। ये जो आपने सपोज किया है u of t is equal to x1 t minus x2 t, सर उसके बाद क्या किया? ये हमने गिवन ऊपर जो इनइक्वालिटी फाइंड आउट की है ना ऊपर, उसके अंदर वैल्यूज पुट की है। ये देखें u of t जो है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इट इज ट्रू। सो नाउ बाय पुट यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, हमने ऊपर जो हमारे पास जो फाइनल इनइक्वालिटी आई है वो ये है कि x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ this one, absolute value of x1 of t minus x2 of t is less or equal to t0 to t k times, यानी कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी आई है, this thing is less or equal to final less or equal to t0 to t k times x1 of s minus x2 of s। हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली कि इसको हमने पुट कर लिया u of t के इक्वल, तो जब ये तो u of t लेस और इक्वल टू k आ जाएगा कि ये t था तो यहाँ पर u of s आ जाएगा, this thing must be u of s, तो k times u of s ds। ये वाली हमने सब्स्टिट्यूशन यूज की है और आगे हम ग्रोनेल इनइक्वालिटी यूज करेंगे। u of t is less or equal to t0 to k times u of s ds। So by using the Gronell inequality, that was the corollary of in the last lecture about the third mile, यानी कि जो बल्कि लास्ट लेक्चर में हमने की थी, वो उस लेक्चर में जो पहला लेक्चर उसमें सारे ये चीजें मुकम्मल नहीं थी, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये करोलरी पढ़ी थी कि ग्रोनेल इनइक्वालिटी की u of t is less or equal to t0 to t k times u of s ds। तो इट मींस दैट अगर हम वो करोलरी यूज करते हैं तो u of t must be identical equal to 0 and for t is greater or equal to t0। now we prove the existence, हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये यूनिक है। इज इट क्लियर? यूनिकनेस क्लियर हो गई है कि सॉल्यूशन जो दोनों हमने डिफरेंट अज्यूम किए थे वो दोनों सेम निकल, जब yes, हम sir. इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x1 of t is equal to x2 of t है, सो सॉल्यूशन इज यूनिक एग्जिस्ट। अब हमने प्रूव करनी है एग्जिस्टेंस। now we prove the existence, हम define first of all define a sequence of the function by this relation। हमने ये एक x m of t m from 0 to infinity हमने एक sequence of function define की है, ठीक है। x0 of t is equal to x0 of t is equal to x0 and xm plus 1 of t is equal to x0 plus t0 to t f of s xm of s ds 1। ये हमने अज्यूम कर लिया, ये वाली हमने जो xm को डिफाइन किया वो इस वे से किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस एंड यूनिकनेस। हम ये जो लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन को यूज करके हम जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस प्रूव कर रहे हैं ये डिफरेंट वे से प्रूव हो सकता है। ये फिक्स पॉइंट यानी कि स्ट्रेटजी यूज करके भी प्रूव हो सकता था। उसके बाद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम को। बट जो हम यूज कर रहे हैं वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, जिसको हम आइटरेटिव मेथड भी कह सकते हैं। दिस इज आइटरेटिव मेथड एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज द आइटरेटिव मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइटरेटिव मेथड क्या है, लेट मी गो बैक। this one, the method of successive approximation or iteration method, it is by the Pickard ने ये मेथड जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस मेथड में क्या है कि सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फाई ऑफ 0 ऑफ t, यहाँ पे जो x0 की वैल्यू है वो 0 है तो इसलिए इन्होंने 0 लिखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे x0 लिखा जाता है, यानी कि जो फाई ऑफ 0 t इज इक्वल टू x0। उसके बाद फाई 1 ऑफ t इज इक्वल टू x0 प्लस ये एक्चुअली यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन अप्लाई की गई है बाय डेफिनेशन जो इधर उन्होंने यूज किया वो ये यूज किया है कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो t0 भी 0 है और x0 भी 0। सो हियर वो टर्म नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे x0 होना था।
So phi 1 of t is equal to x0 from 0 to t f of s, और जो y की वैल्यू उसके अंदर हम phi 0 जो प्रीवियस है ना उसको पुट करेंगे। उसके बाद phi 2 कैसे कैलकुलेट करना है कि सेम x0 प्लस 0 t0 to t f of s, और जो phi 1 है वो हम पुट करेंगे जो हमारे पास f फंक्शन गिवन होगा, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है t of x है। तो जो x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, हम रिप्लेस करेंगे t को s से रिप्लेस करेंगे और x को वो जो इनिशियल कंडीशन है, लेट्स से अगर x 0 है तो यहाँ पे x 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है इधर t की जगह पे s और x की जगह पर क्या आ जाएगा, ये phi 1 की जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। इसी तरह ये आइटरेटिव मेथड है, इसको हम यूज करके तो सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल भी इधर सॉल्व की गई है। लेट मी गो नेक्स्ट, solve the initial value problem, y prime is equal to 2t 1 plus y and y0 is equal to 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है by the method of successive approximation। So first of all phi of t is equal to 0 to t 2s 1 plus, ये इंटीग्रल इक्वेशन की लिखी है हमने। सिंपली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमने लिख ली है, that is equal to phi of t is equal to 0 to t 2s 1 plus phi of s ds। तो if the initial approximation is phi 0 of t is equal to 0, जो फर्स्ट है phi 0 of t वो 0 के इक्वल है, ठीक है। it follows that phi 1 of t is equal to 0 to t 2s 1 plus phi 0 to s ds। ये हमने जो फर्स्ट थी, जो सबसे फर्स्ट है, जो फर्स्ट आइटरेशन phi 1 है वो हमने कैलकुलेट किया कि t को किससे रिप्लेस करना है s से, और y को किससे रिप्लेस करना है phi of 0। तो phi of 0 हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 के। तो इट मींस दैट कि अगर हम phi of 0 को 0 से रिप्लेस करते हैं तो ये 2s टाइम 1 यानी कि 2s आ जाएगा। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं t स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब है phi 1 की वैल्यू क्या आ गई है, t स्क्वायर। अब हमने इसी आइटरेशन से वैल्यू निकाल सेकंड phi 2 की वैल्यू निकालनी है। तो phi 2 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2s 1 plus phi 1 आएगा उससे जो प्रीवियस है। तो phi 1 की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर। तो 2s into 1 plus t स्क्वायर आ जाएगा, 2s into 1 plus phi 1 की वैल्यू क्या आ गई, t स्क्वायर। तो t को एक्चुअली हम t तो नहीं इधर लेंगे, हम t को जो आप इंटीग्रेट करना है तो t को रिप्लेस करेंगे s के साथ। सो 2s into 1 plus s स्क्वायर ds। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन इट इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t4 over 2। इसी तरह हमने phi 3 ये थर्ड आइटरेशन है वो कर ली, phi 2 को यूज करके। phi 2 की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस t4 over 2। तो जब phi s पुट करेंगे, ठीक है, phi s तो इट मींस sk प्लस s4 over 2 ये आएगा, sk प्लस s4 over 2 1 प्लस। तो ये 2s से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस वुड बी द आंसर। इक्वेशन 10 11 and 12 सजेस्ट दैट को जो phi n की वैल्यू आती है, इससे हमने सीक्वेंस जो इसके सीरीज है ना वो हमने जनरल टर्म उसकी लिख ली कि हमारे पास जो phi 0 की वैल्यू आई है वो 0 है, phi 1 की वैल्यू t स्क्वायर है, फिर t स्क्वायर प्लस यानी कि t4 over 2 है। इसी तरह phi 3 की वैल्यू ये आ गई है, तो इसका मतलब है ये t स्क्वायर प्लस t4 over 2 t6 over 2 times 3, ठीक है। तो अब हम जब इसको लिखेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t4 over 2 फैक्टोरियल t6 over 3 फैक्टोरियल, ये t3 की वैल्यू आएगी। तो n की क्या आएगी, phi n की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 2 है, ये 2 के मल्टीपल्स आ रही हैं, सारी पावर्स 2 की मल्टीपल्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 2n over n फैक्टोरियल। सो phi n is equal to this thing, and this result can be established